Assalamu alaikum, welcome to Sama Lounge. I'm your host Fazal Mushtaq and today joining me, co-hosting with me is मीरब ज़ीशान, जिनको आपने ज़ोर का जोड़ में भी अक्सर देखा होगा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he needs no introduction, he's the legendary cricketer इंज़मामुल हक, he's also my family, so मैं उनको मुखातब करूँगा as इंज़ी अंकल। So please welcome इंज़मामुल हक। अस्सलाम वालेकुम इंज़ी अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है आपके? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। कैसा लग रहा है आपको लाहौर का मौसम अभी? अब ये है कि थोड़ी सी शुक्र है कि बारिशें हुई हैं। Exactly. थोड़ा सा गर्मी कम हुई है, हालांकि हब्स है, लेकिन अब बेहतर होता जा रहा है। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, लाहौर या मुल्तान? अब तो मुझे ना 20 साल हो गए लाहौर आए हुए, तो अब तो मैं लाहौर का हो गया। प्रेफर करते हैं। सो मुल्तान मेरा अब जाना भी ज़रा कम होता है, बिल्कुल। तो अब तो मैं लाहौर को ही पसंद करता हूँ। सही। अच्छा अंकल, मुझे बताएं कि आपका मुल्तान में बचपन कैसा था और आपको पहली बार कब रियलाइज़ हुआ कि आपने क्रिकेट खेलनी है? देखिए, बचपन तो सारों का एक जैसा होता है, क्योंकि जी सारे अपने खेलते हैं, शरारतें करते हैं इस तरह का। और रियलाइज़ मुझे इस तरह हुआ कि मैं घर में सारों से छोटा था, मेरे से बड़े 4 भाई थे, तो चारों क्रिकेट खेलते थे, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जिस टाइम वो मुख्तलिफ ट्रैक सूट्स पहन के जाते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो वो वाली चीज़ अच्छी लगती थी। तो मैं ना उनके साथ ही ना क्लब में जाके ना प्रैक्टिस किया करता था। मेरे जो भाई हैं, सही, वो सारे क्रिकेट खेलते थे, चारों के चारों क्रिकेट खेलते थे बड़े। सही। और हमारे घर में भी, मुल्तान में हमारा घर बड़ा था काफ़ी, तो हम सारे घर में भी क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। तो बचपन है ना सारा क्रिकेट खेलते हुए ही गुजरा है इस चीज़। सही, उसके अलावा कुछ मतलब जाना ही नहीं उन्होंने। अच्छा, तो लेकिन आपके क्रिकेट आइडल्स थे कोई बचपन में? देखिए, शुरू में इमरान खान के, पाकिस्तान में तो इमरान खान थे, और वैसे वर्ल्ड में जो है ना, मैं वेव रिचर्ड को ना बहुत फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खेल तो नहीं हम वैसे सकते जैसा वो खेलता था, लेकिन कोशिश ज़रूर करते थे कि जी वैसे खेल लें सारी चीज़ें। तो ये 2 मेरे ना फेवरेट होते थे कि जी प्लेयर्स। अच्छा इंज़माम साहब, एक होता है कि कहते हैं कोई भी प्रोफेशन आपको बहुत बदलता है, तो आपकी कुछ नेचर होती है, जब आप उसमें जाते हैं आपकी बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्रिकेट ने आपको कितना चेंज किया? चेंज करता है क्रिकेट बिल्कुल। और जिस टाइम आप किसी प्रोफेशनल में जाते हैं और इस तरह के उसमें हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। कि एक ये कि जी आपको ना अपना खुद डिसीजन लेने की आदत होती है, क्योंकि जी ये सारों से बड़ा कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जी आपने ना, क्योंकि जिस टाइम आप पिच पे जाते हो ना, तो फिर अब वहाँ आपके साथ है ना कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है, आपने हर बॉल पे ना डिसीजन लेना है। बिल्कुल, ठीक है ना। जिस तरह बॉलर है, तो उसने बॉलिंग ने हर बॉल है ना उसने खुद करनी है, उसने खुद डिसीजन लेना है। ट्रू। तो आप में ना कॉन्फिडेंस बहुत आता है इस चीज़ से। और फिर आप क्रिकेट में ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो ये एक अलहदा से आपको है ना कॉन्फिडेंस देता है। तो आपकी पर्सनैलिटी है ना बहुत चेंज होती है, ग्रूम होती है, बहुत पॉजिटिव साइड पे आप जाते हो। और दूसरी चीज़ जो सारों से ख़ास है, देखिए प्लेयर हमेशा वो वाला अच्छा बनता है, ये नहीं है कि जी सारे टाइम परफॉर्मेंस करना और सारे टाइम जीतना, ये है भी नहीं। बिल्कुल। तो जो जितना अच्छा गुड लूज़र होगा, कि आप अपने हार को किस तरह एक्सेप्ट करते हो, किस तरह उसको लेते हो, अपने फेलियर को किस तरह लेते हो। एक लोग होते हैं कि बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो फिर लंबा नहीं चल सकते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा क्रिकेट में कि जी आए थे जी बहुत अच्छे थे, लेकिन ख़त्म हो गए जी जल्दी, खेल नहीं सके ज़्यादा। क्यों है? जिस टाइम उन पे बैड पैच आता है ना, फेलियर आता है, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। तो ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट में है, वो पूरी ज़िंदगी में आपको देता है। आप ज़िंदगी में बहुत दफ़ा गिरोगे नीचे, बहुत दफ़ा ऐसी टफ सूरत आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन आपने कम बैक किस तरह करना है, उन पे काबू किस तरह पाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंसान है ना बहुत सीखता है इधर से। इंज़माम साहब, डोंट यू थिंक कि हमने भी बहुत दबा दिया लोगों को? मतलब अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं या हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हम इतनी तनकीद करते हैं, इतना मतलब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो प्लेयर है वो ख़ुद भी इतना नीचे चला जाता है कि फिर उसको सिलेक्ट करते हुए भी डर लगता है कि अब इसको सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर बैशिंग शुरू हो जाएगी। एक वैसे इस हिसाब से सिलेक्शन होती है आपके हिसाब से कि पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे किसकी ज़्यादा है या सोशल मीडिया पे किसको बैश किया जा रहा है? अच्छा, ये मैं आपसे ये वाली चीज़ कहूँ कि ये मैंने सुनने में ज़रूर आई है। मैं असल में ना जिस टाइम खुद सिलेक्शन करता था, मैं सोशल मीडिया पे हुई नहीं। तो मुझे ना इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जी कौन है और क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप अगर
सोशल मीडिया से टीम सेलेक्ट करेंगे या मीडिया के प्रेशर से ना, तो इसका मतलब है कि आपका विजन नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम जिस तरह मेरा थोड़ा सा राय है कि जो थोड़े से खेले हुए क्रिकेटर्स हो ना, उनको सिलेक्शन में आना चाहिए। सो हम इसी कल्चर का हिस्सा होते हैं कि जी इसी मीडिया से खेल के आए होते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि जी किस तरह का प्रेशर्स आएगा, कि मीडिया आपको किस तरह वो कर सकता है, तो आपके लिए ना हैंडल करना आसान होता है। हाँ। और अब तो बल्कि प्लेयर्स को सारे ये कोचेस भी और बोर्ड की तरफ से भी ये वाली चीज़ होती है कि भाई आप सोशल मीडिया पे ड्यूरिंग द सीरीज़ वगैरह आप ना देखा करें, क्योंकि आप जिस टाइम बहुत ज़्यादा देखते हैं ना तो आपको असरअंदाज ज़रूर होता है कि जी वाली चीज़। तो इनको जिस टाइम तक आप खेल रहे हो, मेरी प्लेयर्स से भी या दूसरे भी है, तो आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, क्योंकि हर तरह का आदमी बैठा है और वो बिल्कुल प्रोफेशनल भी नहीं है। सो वो अपनी राय है ना, वो अपनी मोहब्बत में एक राय दे रही है, सो वो सही है या गलत है तो वो नहीं है, और उनको करीब से उन्होंने देखा भी नहीं होता, तो दूर से देखी हुई चीज़ है ना, आप डिफरेंट राय कायम करते हैं उसके मुताल्लिक। अच्छा इंजंगल, अगर हम आपके करियर के ऊपर बात करें तो आपके हिसाब से आपके करियर के ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको रिकग्निशन मिली, कि जिसकी वजह से आप द इंजमामुल हक बने? देखिए वो मेरे ना 21,000 स्कोर है पाकिस्तान के लिए exactly. ठीक है, तो सारों से ज़्यादा स्कोर है, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि जी अल्लाह करेगा कि जी और लोग करें पाकिस्तान के लिए, इससे भी ज़्यादा ये नहीं, अभी तक मेरा स्कोर ज़्यादा है। बिल्कुल। तो मैं जहाँ भी जाऊँ ना वो कहेंगे जी हमें आपकी 92 की इनिंग्स याद है। तो मैंने कहा कि जी वो 21,000 मेरे रन्स एक तरफ है और वो 60 रन्स एक तरफ है। बिल्कुल। तो वो एक ऐसी इनिंग्स थी कि जिसने मेरा कैरियर भी चेंज कर दिया पूरा। तो आप कहेंगे कि वो आपके करियर की फेवरेट आपकी इनिंग्स? जी फेवरेट इनिंग्स है, और जिससे उससे पहले ना वर्ल्ड कप में मेरे से स्कोर नहीं हो रहा था। सो कुछ टीम के लड़कों ने भी मेरे से कह दिया था क्योंकि यार ये हमें लगता है कि सिफारिशी आए, क्योंकि मेरा बिल्कुल शुरू में था। सो उस इनिंग्स ने ना फिर चेंज किया, मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी इधर जाके ना परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। और थोड़ा सा, और हालांकि इमरान भाई को ये कॉन्फिडेंस था, वो यही कह रहे थे मेरे से, वर्ल्ड कप में 92 में शुरू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी मेरी, लेकिन वो यही कह रहे थे कि जिस टाइम इंजमाम स्कोर करेंगे ना तो हम ये जीत जाएंगे। क्या बात तो वो क्लिक हमने ऐसे मौके पे किया कि जी सेमीफाइनल था, बड़ा हमारा सेमीफाइनल क्रूशल ही होता है। तो और वो जो सिचुएशन थी उस टाइम की कि जी हमारे जल्दी आउट हो गए थे 92 में। आजकल तो 260-70 स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं है। True. लेकिन उस टाइम बहुत बड़ा स्कोर होता था 92 में, तो वो चेज़ कर रहे थे। तो उधर जब इस टाइम परफॉर्मेंस दी तो वो मेरे ख्याल में मेरे कैरियर की ऐसी इनिंग्स है जिसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने जो कैप्टनसी के प्रेशर्स थे उनको कैसे हैंडल किया एक ऐसे मुल्क में जहाँ पाकिस्तान में, जहाँ पे क्रिकेट सब कुछ है लोगों के लिए, तो आपने अपने कैप्टनसी के प्रेशर्स को कैसे हैंडल किया? देखिए, एक तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि आजकल की जो कैप्टनसी करना ना वो ज़्यादा मुश्किल है हमारी निस्बत में। वो इसलिए कि आजकल मीडिया बहुत है, ठीक है। सो हर एक आदमी उस टाइम भी एक्सपर्ट था, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी, वो अपने गली मोहल्लों में बैठकों में ही बात होती थी। बिल्कुल। आजकल ये सोशल मीडिया आ गया। अब मीडिया पे पहले वो चैनल होते थे कि जी 4-5 चैनल्स होते थे, वही उस पर चल रहा था। अब ये है कि अब मेरा मतलब है काउंट भी करे तो नहीं होंगे, अब आप छुप भी नहीं सकते, तो अब है ना कप्तान पे ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का कि अब इनको किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो हमारे वक्त पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं था। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि ये नहीं कि हमारी टीम बुरी है, हमारी टीम अच्छी है, कम क्रिटिसिज्म हो। अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस है ना, ये ज़िंदगी में चलती है कि, और अगर हम कम क्रिटिसिज्म करेंगे अपने प्लेयर्स पे और उनको थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो ये प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो हमें ये उस टाइम भी प्रेशर, ये नहीं कि प्रेशर नहीं होता था, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। तो लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका यही है कि जी आप अपना फोकस करें। उस टाइम भी हम कोशिश ये करते थे कि जी हम थोड़ा सा मीडिया को अवॉइड करें। लेकिन आपकी कोई स्पेसिफिक अप्रोच होती थी यंग प्लेयर्स को मेंटोर करने के लिए? जी जी बिल्कुल, ये कि यंग प्लेयर, हमने ना इमरान भाई से एक चीज़ सीखी थी कि जो यंग प्लेयर्स है ना उनको अपने साथ रखना
ठीक है ना, कि उनको डिनर पे अपने साथ लेके जाना, ठीक है ना, उनसे बैठ के थोड़ी सी बात करना। तो क्या बात जितना आप है ना उनको अपने साथ रखोगे ना, उतना उनका कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्रिकेट सीख जाएंगे, क्रिकेट में ना सारी चीज़ है ना कॉन्फिडेंस है। जिस टाइम आप अपने जूनियर्स को कॉन्फिडेंस देते हो ना, एक कप्तान उसने इंटरव्यू दिया कि जी जो ये मेरा यंगस्टर प्लेयर है ना, ये आइन बोथम है। अब ये नहीं है कि जी उससे उसकी टेक्निक बेहतर हो गई या कोई चीज़ उसका जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो यहाँ चला गया। उसने सुबह ग्राउंड में ना मोर देन 100% दिया जाके। तो ये जो जूनियर्स के लिए ना सारों से ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें, आप उसको ये बिलीव उसको कराएं कि तुम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, तुम यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे ना बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज़ है ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यंगस्टर्स को ना मैं यही कोशिश करता था कि मैं उनको अपने साथ रखूं, ठीक है ना, उनसे बात करूंगा। अगर खाने पे जिस टाइम रात जा रहे हैं तो मैं कोशिश करता था कि 1 से 2 यंगस्टर्स को भी अपने साथ लेके जाऊं। इंजमाम साहब, आपकी बात से मुझे याद आ रहा था कि क्यों ये चीज़ अब लैक करती है, क्योंकि अगर हम देखें यूएसए में मतलब जो सोर्सेज बताते हैं कि सब अलग अलग जा रहे हैं खाना खाने, टीम के अंदर वो एक जेल इन नहीं है। इवन आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि कैप्टन जोड़ता था डिनर पर लेकर जाना, ये इतनी खूबसूरत बात है कि आप बैठे हैं, जब आप खाना खाते हैं वैसे ही आपके अंदर वो एक डेवलप हो जाती है चीज़। अब जाकर कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। ये मुझे याद है, ये मीरब सही कह रही है कि जिस तरह हमारे टाइम पे जब आप लोग खेल रहे थे, बाबा आप जब खेल रहे होते थे, तो इवन मोइन अंकल एक पूरा करते थे कि सारा मोइन खान जो हैं वो करते थे कि सारी टीम को इकट्ठे लेके जाएं, टीम की फैमिलीज इकट्ठे जाती थी और हम लोग एक ही बस में ट्रैवल करते थे। वो अब रहा नहीं, मैंने भी देखा, वो नोटिस किया कि अब नहीं रहा वो चीज़। नहीं, मोइन तो खैर अकेला जा ही नहीं सकता था ना तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ थी। और तो नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए। और देखो ये जो आप देखो जिस टाइम आप ग्राउंड में होते हैं ना, ग्राउंड में आपकी अप्रोच है ना डिफरेंट होती है। जिस टाइम आप रात खाने के लिए निकलते हो ना और आप अपने साथ होते हो तो आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो जो कॉन्फिडेंस आप उस टाइम गेन करते हो ना, या अपने प्लेस को आप दे सकते हो, तो वो आप है ना ग्राउंड में नहीं होता। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है। और पहले ये बिल्कुल होता था कि अभी वैसे ये टीम वाले करते हैं कि जी ये ऑफिशियल डिनर करते हैं। ऑफिशियल डिनर करना अच्छी बात है, होना चाहिए, और ये करते भी हैं। लेकिन मैं आपको दूसरे एक एंगल दे रहा हूँ कि जी जिस तरह आप बाबर है या आपकी टीम में रिजवान है जो सीनियर प्लेयर हैं, बिल्कुल, तो अब बहुत ज़्यादा सीनियर भी नहीं रहे प्लेयर्स, बिल्कुल, कि जी ये प्लेयर है, अगर ये कुछ जूनियर्स लोगों को अपने साथ लेके जाएं, डिनर करें या उनके साथ है ना थोड़ा सा शाम के टाइम कोई थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो डेफिनेटली उनको है ना बहुत है ना सपोर्ट मिलेगी और टीम में ना यूनिटी आती है। देखो टीम का जो मतलब है ना, ये अगर हम समझे ना कि एक गोल होना सारों का, ये टीम है कि इनका गोल एक है, इनका मकसद एक है, ठीक है ना, ये टीम इसको कहते हैं। तो फिर है ना आप है ना जैसे आपका मकसद एक होता है ना कि गोल एक है, तो फिर आप कभी भी ये वाली बात नहीं सुनोगे कि जी ग्रुप है या दूसरी चीज़ें हैं। ये वैसे बास टाइम ज़्यादा बातें भी हो जाती हैं, इतना होता नहीं है, बातें भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो लेकिन सम टाइम होता भी है, ये ऐसी नहीं बात। अच्छा गाइस, आई एम गेटिंग हंग्री, कुछ खाना शुरू करें हम लोग। आपको क्या दूं जी अंकल, आप ऑमलेट और टोस्ट लेंगे? नहीं, मैं ये सैंडविच अगर मीरब हेल्प योरसेल्फ प्लीज। जी, आई थिंक आई एम गोना टेक अ सैंडविच एज वेल। अच्छा जी अंकल, बताएं कि आपके क्या कहते हैं, इतना लंबा करियर रहा है आपका, तो आपको क्या कोई चैलेंजेस फेस किए हैं आपने अपने इस पूरे करियर में, और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? देखिए किसी भी फील्ड में होंगे जी, तो ये नहीं हो सकता कि आपको चैलेंजेस ना आए। हाँ जी, टफ टाइम, टफ सूरत आप पे आनी है। बिल्कुल। जो पहले बात कर रहे थे ना कि जी आप टफ सूरत पे से ना किस तरह बाहर निकलते हैं, आप मुश्किल हालात को किस तरह लेते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा मुश्किल हालात आए तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जिस टाइम आप नॉर्मल लोगे तो आप डिसीजन ठीक लोगे। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत बात है। ठीक है ना, तो आपको जिस टाइम टफ सूरत हो ना, देखो आप जाते ही आगे उस टाइम हो, जिस टाइम टफ सूरत आएगी ना तो और आप उसमें सही डिसीजन लोगे तो फिर आप आगे जाओगे। टफ सूरत आए जिस टाइम
और आप बैट्समैन हो, मैं आउट ऑफ फॉर्म हो गया या मैं फेलियर हो गया किसी सीरीज में, अब मैंने इतने सारे लोगों को देखे, मैं समझाता भी हूँ। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अब मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान का, मेरा मतलब है, बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल लेजेंडरी प्लेयर हैं वो, ठीक है। तो यूसुफ एक दफ़ा आउट ऑफ फॉर्म था, तो लोगों ने ना थोड़ा सा यूसुफ में ना क्रिटिसिज्म करना शुरू किया कि जी उसका बैट है ना, अगर यूसुफ की जो सी हाई लिफ्ट थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और गली की तरफ से आती थी। तो मैं और यूसुफ बैठ के बात कर रहे थे कि मैंने कहा यूसुफ है ना थोड़ा सा इस चीज़ से परेशान था। तो मैंने यूसुफ से कहा कि मैंने कहा यूसुफ इसी बैक लिफ्ट से, इसी टेक्निक से तुमने इतना स्कोर किया है कि तुम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, तो अब ये एकदम टेक्निक किस तरह ख़राब हो सकती है। अब ये वाली चीज़ बिलीव करना कि जिस टाइम चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं और आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो कि नहीं जो मेरी चीज़ है वो सही है, ठीक है, अभी नहीं परफॉर्म कर रही लेकिन मैं थोड़े अरसे बाद परफॉर्म कर सकता हूँ, ये बिलीव होना ना अपने ऊपर ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं है कि जिस टाइम थोड़ी सी टफ सूरत हाल आई तो लोग अपना ना बिलीव खो देते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये मेरी सारों से, अपने क्रिकेटर से भी और आम लाइफ में भी लोगों से ये है कि अपने ऊपर बिलीव ना खोएं। एबिलिटी पर तो कोई डाउट नहीं है, यही प्लेयर्स हैं जो बहुत कैपेबल हैं, जिनके बारे में ख्वाहिश है लोगों का कि हम इनको आउट करें, हमने बाबर को आउट करना है। आज मैं देखती हूँ कि शाहीन का जिस तरह से नाम यूज़ होता है, पूरी प्लानिंग होती है कि ओपनर ये होंगे तो शाहीन को काउंटर कर सकेंगे। लेकिन मेरा इसके ऊपर ये ख्याल है कि शायद अगर आपको कॉन्फिडेंस खुद पर है भी तो आपको मौके ही उतने नहीं मिलते हैं। उस्मान खान आए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, नहीं परफॉर्म कर पाए। आगे उसके बाद अब जो महसूस किया जा रहा है वो तो यही है कि शायद मुश्किल ही है कि वो किसी भी इंटरनेशनल टूर का हिस्सा हों। शाहीन्स का वो रहे हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंस लेवल तो उस वक्त भी बूस्ट हो सकता है जब आपको जिन्होंने सेलेक्ट करना है, जिन्होंने आपको आगे मौका देना है, वो भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस दें जिस तरह से आपने उनसे डील किया। लेकिन यहाँ पर आपको बस कहा जाता है ठीक है परफॉर्म नहीं किया, इसको अलग करो। पता है, आई एग्री कि आप ऐसा तो नहीं हो सकता आपको एक मंझा हुआ खिलाड़ी मिल जाए, आपने उसको साथ लेके चलोगे, ग्रो करोगे। कैप्टनसी ख़राब हो जाए तो आपको होता है कि नेक्स्ट कैप्टन बनाओ, तो वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? अच्छा, कैप्टनसी के अलावा एक और चीज़ है कि कैप्टन भी हिमसेल्फ एक कॉन्फिडेंस देता है। कैप्टन जब कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो मिडिल ऑर्डर का कसूर है, जबकि कैप्टन वो होता है जो लीड लेता है, जो कहता है कि मेरी गलती है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल एंड वी एक्सेप्ट दैट वी लॉस्ट द मैच एंड वी विल प्रूव आवरसेल्फ इन द नेक्स्ट मैच। लेकिन वो क्या होता है कि यहाँ पर ब्लेम गेम चलती रहती है और जो बेचारे खिलाड़ी जो वाकई में कोशिश करना चाहते हैं वो भी दब जाते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जिस तरह आपने उस्मान की बात की, या जिस तरह अभी बात हो रही थी आज़म खान की हो रही थी या साइम अयूब की हो रही थी, ये वो, अच्छा ये जो सिलेक्शन है ना, ये नहीं कि जी चांस देने की बात है, ये तो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि जिस तरह हमने ये उस्मान को खिलाया, सारों से पहले खिलाने वालों से ये पूछना चाहिए कि इसने पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास में कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसने कितना खेला है। देखें, बिल्कुल एक बात ये लोगों को ना थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए, वो ये कि एक है रन्स बन गए जी, एक होते रन्स बनाने हैं। बिल्कुल सही बात है कि रन्स किस तरह बनाते हैं। ये जिस टाइम आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं ना, आप जितनी लंबी फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो फिर आपको रन्स बनाने आते हैं। एक आपने बॉलिंग स्पेल की, आपने आउट कर लिए, आउट हो गए जी आपसे, लेकिन आउट किस तरह करने हैं, किस तरह प्लान करके आउट करना है, ये जिस टाइम आप 4 डे क्रिकेट खेल लेंगे, लंबी बॉलिंग करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। ये जितने भी प्लेयर हैं ये सारे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, ये सब टैलेंटेड है, लेकिन इनके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं। उस्मान यूएई से खेल रहा था, अगर मैं उस्मान का एक नाम लूँ, ठीक है ना, उधर की क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसने आके PSL में 3 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आपने उसको उठा के पाकिस्तान खिला सेलेक्ट कर दिया और डोमेस्टिक भी नहीं खेले हैं वो, ठीक है, आप कुछ भी नहीं किया। अब उस बेचारे से स्कोर नहीं हुआ, अब उसको उन्होंने 15 मैच खिला दिए। चांस तो उन्होंने इनफ दिए हैं, 15 मैचेस कम नहीं होते किसी को अपने आप को प्रूव करने के लिए, इतना नहीं मौका देता कोई भी। लेकिन उस्मान का कसूर कोई नहीं कि आपने जो प्रिपरेशन थी ना उसकी, वो आपने उसकी कंप्लीट कराई नहीं। एग्जैक्टली। आज़म खान अच्छा प्लेयर है, मैं नहीं कह रहा कि जी बुरा प्लेयर है,
लेकिन उसको फर्स्ट क्लास में रगड़ा लगने दो। बिल्कुल सही बात है। जिस टाइम वो रगड़ा खा के फर्स्ट क्लास का 2 से 3 साल में आप क्या करते हो कि आप एक 20 ओवर की एक इनिंग्स देखते हो और उसके बाद आप कहते हो कि जी हाँ जी इसको सिलेक्ट कर लो। तो जो हमारी परफॉर्मेंस है ना, देखो जो भी पाकिस्तान से लंबा खेल रहा है, ये बाबर आजम लंबा खेल रहा है या रिजवान लंबा खेल रहा है या इमाम लंबा खेल रहा है, आप इनके फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड उठा के देखो। या चलो पाकिस्तान से मैं आपको बाहर निकलें तो जितने भी ये T20 के बेस्ट प्लेयर्स हैं, अगर आप इनका कभी फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड उठा के देखो ना तो पता चलता है कि जी इनके 75 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के। एग्जैक्टली। इतने मैचेस खेल के आए हैं, तो सीखते आप वहीं से हो। वहीं से सीखते हैं। तो हम यहाँ ये खिला ही नहीं रहे, तो हम ये नहीं कि जी प्रॉपर मौका नहीं दे रहे। मसला सारा ये है कि जी आप इतनी तैयारी करके ही नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी क्रिकेट को वैल्यू दें। अगर हमने अपनी क्रिकेट अच्छी करनी है तो हमें अपने फर्स्ट क्लास को है ना वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको रेट करना पड़ेगा, उसको खेलना पड़ेगा। सारी दुनिया में जिस टाइम शेड्यूल बनता है, काउंटी का देख लो, ऑस्ट्रेलिया का देख लो, कि जिस टाइम उनकी फ़र्स्ट क्लास हो रही होती है ना तो उनके जो मेन प्लेयर्स होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि जी वो अपनी फ़र्स्ट क्लास को खेलें। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पाकिस्तान में भी जब तक ये वाला सिस्टम नहीं आएगा हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, रिजल्ट कभी भी नहीं निकलेगा। रिजल्ट बातें करने से नहीं निकलता। सर अगर हम देखते हैं, अब कमिंग टू मोर कंट्रोवर्शियल थिंग, कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को काफ़ी मैच फिक्सिंग एलिगेशंस का सामना भी करना पड़ा है। ये सब कंट्रोवर्सीज आपको पर्सनली कैसे अफेक्ट करती हैं और टीम को भी? देखिए अब तो शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान टीम के साथ है ना ये वाला मामला नहीं रहे आके। पहले जिस टाइम हम थे मिड 90s से लेके ना 2000 तक ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम को ना हिट किया उस चीज़ को जी। तो ये असल में मैंने ना बोर्ड से एक चीज़ कही थी, अभी भी जिस टाइम ये लास्ट टाइम ये हुआ था ना तो मैंने बोर्ड से एक चीज़ कही थी। मैंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर हूँ, तो मेरे पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, क्योंकि जी इस चीज़ का 2023 में नहीं, हाँ जी 2023 में, क्योंकि जी आपने जो डील कराई है जो बोर्ड की और प्लेयर्स की। बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं इंडिविजुअल आदमी ना, मेरे पास कोई वकील नहीं होते क्योंकि जी मैं कोर्टों में जाऊँ या वकीलों के पास जाऊँ। मैंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये वाली चीज़। मैंने कहा हमारे पीसीबी के पैनल पे वकील भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और मैंने कहा मैं इस टाइम एम्प्लॉय हूँ पीसीबी का, ठीक है ना, चीफ सेलेक्टर एम्प्लॉय तो पीसीबी का ना। मैंने कहा आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिस आदमी ने मेरे पे ये किया है आप उसको कोर्ट में बुलाएं, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को प्रूव कर देते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जी मैं पीसीबी से फारिग हो जाऊंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वरना ये कि एक दफ़ा जिस टाइम आप कोर्ट में बुलाएंगे ना तो फिर दूसरी दफ़ा ना कोई ये वाला बंदा इल्ज़ाम नहीं कर उठाएगा। तो ये जो लोग बोलते हैं ना मैच फिक्सिंग है, भाई आप इस तरह, ये सिर्फ पाकिस्तान में बोला जा रहा है, वरना पूरी दुनिया में कोई इस तरह किसी पे इल्ज़ाम लगाए ना तो कोर्ट 5 मिनट में ना वो जाके ना उसको उसकी ऐसी तैसी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हम यहाँ कोई, मेरा मतलब एक्शन ही नहीं लेते, और ये वाला एक्शन है ना, आप सारों को पता है क्योंकि इंडिविजुअल के लिए ये वाला एक्शन लेना मुश्किल है, पीसीबी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, और पीसीबी को अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है ना। अगर वो गलत है तो वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा नितिन, एक वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में जहाँ पे पाकिस्तान की काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, ये अर्ली एग्जिट हो गया था। एक हुआ है अभी वर्ल्ड कप, तो आप उस प्रोसेस से लेके चलें हमें कि वहाँ तब पाकिस्तान कहाँ गलत चला गया और अब कहाँ गलत चला गया, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए अब जो याला था इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, और अमेरिका कोई क्वालिफाई भी नहीं कर रखा था, ठीक है, और 2 बार हारे एक तरह से, तो वो सुपर ओवर में भी हार गए, सुपर ओवर में भी हार गए और सारी चीज़ें। तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि जी, और इंडिया से 120 आप चेज़ नहीं कर सके, तो वो दोबारा से हम इस दफ़ा अफसोस की इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं है कि वो 2007 में मैं कप्तान था तो हम हारे थे, अफसोस नहीं हुआ था, बहुत अफसोस था उसका भी, लेकिन इसमें
हम वर्ल्ड कप में जिस तरह इंडिया से नहीं जीत रहे थे तो सारों को ये होप हो गई थी अब है ना पहला हाफ देख के ना कि जी हम जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बैड लक पाकिस्तान टीम की कहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, मैं इल्ज़ाम देने को काफ़ी सारे लोगों को दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी एक टेक्निकल बात करूँगा। ये जो पाकिस्तान वाले हैं ना, जिस टाइम भी वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप से पहले इतना एक प्लेयर्स को खिला देते हैं कि जी आपने मुझे सिर्फ एक बात बताएंगे कि आयरलैंड का टूर करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, सो आप जिस टाइम भी कहीं भी किसी भी इवेंट में जाएं, आप फ्रेश लेग्स के साथ जाएं। बिल्कुल, ठीक है ना, कि आप थके हुए ना हो। आप 3 से 4 सीरीज़ें ऊपर नीचे खेल के जा रहे हैं। मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ, जिस टाइम 3 से 4 सीरीज़ें ऊपर नीचे खेल के जाएं तो मेरा दिल करता है मुझे महीने का रेस्ट चाहिए। ये सारे प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये प्लेयर्स को कुछ रेस्ट मिला है ना, और बोर्ड को इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए कि जो लीग खेलते हैं, जो हमारे प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए तो उनको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल, लीग की ऐसी नहीं इजाज़त होनी चाहिए कि जी आपने पाकिस्तान की नहीं है तो आप लीग खेलने चले जाओ। ये हमारे कोचेस को और ट्रेनर को और फिजियो को ये ज़रूर टच में रहना चाहिए। ये बहुत अहम लोग हैं। बिल्कुल। जैसे नसीम शाह को अभी आपने 100 लीग्स में रेस्ट करवाया। जी करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये कराना चाहिए। तो एक याली जो चीज़ थी हमें ना, यहाँ इस दफ़ा है ना कॉन्फिडेंस है ना, बिलीव नज़र नहीं आया टीम में। ठीक है ना। आप जिस टाइम देखते हो ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह प्लेयर्स है ना, कि बस अगर किसी की बॉलिंग है ना, वो कह रहा है कि मैं अपनी बॉलिंग करके एक तरफ हो जाऊँ। उसने कहा अगर मैं ओपनर हूँ ना, मैं इतने स्कोर कर लूँ तो मैं सेफ हो जाऊँ। टीम इस दफ़ा ऐसा लग रही थी कि एज ए टीम नहीं खेल रही, एज ए इंडिविजुअल खेल रहे थे। तो कॉन्फिडेंस बचने की कोशिश कर रहे थे कि जी मेरी परफॉर्मेंस हो जाए, मैं बच जाऊँ। साहब आप देखिए, हमारे प्लेयर्स आयरलैंड से हारे, फिर उसके बाद 2 मैचेस जीत गए। इंग्लैंड के साथ तकरीबन कह लें कि हम सीरीज़ ही हार गए। उसके बावजूद चेयरमैन ने कहा कि हार मेरी है, जीत इनकी है, हम इनको सपोर्ट करेंगे और आपसे सबसे मेरी दरख्वास्त है कि 1 महीना आप इनको सपोर्ट करें। तो सपोर्ट तो थी, चेयरमैन की तरफ से भी थी वर्ल्ड कप से पहले, यानी जो T20 का वर्ल्ड कप से पहले तो हम सीरीज़ एक तरह से नहीं, मेरा मतलब है 5 दिन पहले तो सपोर्ट हमारी साथ ही होती है। अब अगर आयरलैंड से 5 दिन पहले हार के तो नहीं टीम चेंज कर सकते। बिल्कुल ऐसे सपोर्ट वर्ल्ड कप के बाद की जरूरत होती है। ठीक है। तो और स्पोर्ट है और हम क्या बोले तो यानी आप कह रहे हैं कि ये जो अब जो सर्जरी की बात हो रही है, एग्जैक्टली यहाँ पर हमें सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, पहले आप है ना, दवाई लिखना ना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। बीमारी का पता करना कि बीमारी है क्या, ये ज्यादा जरूरी है दवाई से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। पहले आप ये पता कर लें कि सर्जरी करनी किधर की है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसके बाद आप जरूर वो फिर उसके बाद आसानी हो जाएगी। वो मेरा मतलब है कि हर दफ़ा ही हारने के बाद चीफ सेलेक्टर ही चेंज होना है। वो 1970 से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ गलती नहीं है। सही बात है। अच्छा, फिर आप ब्लेम तो कर ही नहीं सकते हैं कि टीम ने क्या किया है। सिलेक्ट तो आपने ही किया है और इतने सारे लोगों ने किया है, तो फिर आप तो ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं। ये सिलेक्शन तो आप ही की है, फिर क्वेश्चन तो सिलेक्टर्स पर ही आता है। वो असल में ये सिलेक्टर्स को भी तो कोई सिलेक्ट करता है। ट्रू। बड़ी ऊपर तक की गेम है। सिलेक्टर्स को भी तो कोई सिलेक्ट करता है। क्या बात है, क्या बात है। सो कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये जो सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करता है, इनको जरा देख लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। ज़माम साहब, वो आप बेहतर देख सकते हैं। नहीं, मैं नहीं बेहतर देख सकता, क्योंकि जी सिलेक्टर्स को भी तो कोई सिलेक्ट करता है ना। कोचेस ने हटना है, कप्तान ने हटना है, इनको भी तो कोई सिलेक्ट कर रहा है। इनको कभी किसी ने नहीं देखा। अच्छा इंजमाम साहब, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ की बात हो रही है, तो एक और भी बात बहुत डिस्कस हो रही थी कि आपने बॉल टैम्परिंग की बात की थी जब इंडिया खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके ऊपर रोहित शर्मा का रिस्पांस आया, उसके बाद मोहम्मद शामी का भी रिस्पांस आया, और वो कहते हैं कि मैं चैम्पियंस ट्रॉफी में आकर 3 विकेट्स लेकर जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि हम किस तरह से खेलते हैं, क्या खेलते हैं। और देखिए कि मतलब एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, कि आप किस तरह से किसी चीज़ को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आई कहीं ना कहीं। क्या फ़ायदा इतना अच्छा प्लेयर होने का जब आपने गुफ्तगू इस तरह से करनी है जैसे एक आम शख्स करता है। अच्छा, एक तो
हर चीज़ में से ना पॉजिटिव चीज़ निकालनी चाहिए। इसका मतलब है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तो आ रही है, पहली चीज़ तो ये है। तो बाकी जिस टाइम वो आएगा और जिस टाइम वो हमें करके दिखाए तो वो भी देख लेंगे, कोई ऐसी उसमें ऐसी क्या बात है कि जो कोई वो दिखाएगा कि वो कौन सा पहाड़ खोद देगा, वो भी देख लेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो स्टेटमेंट दी थी ना, वो ये दी थी, ये नहीं कहा था कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि अंपायर्स को आंखें खुली रखनी चाहिए कुछ टीम्स के लिए। तो हमारे पे तो ये वाले इल्ज़ाम बहुत लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जिस टाइम हम रिवर्स स्विंग करते थे तो वो चीटिंग थी, अब आर्ट है, ठीक है ना। सो मेरा मतलब है कि जी कोई हमें अब आके ये सिखाए कि जी रिवर्स स्विंग किस तरह करते तो मैं आके बताऊंगा, तो वैसे उसको ये वाली बात खुद ही सोच लेनी चाहिए कि जी सही बात है। किस क्या चीज़ किसको बतानी चाहिए और किसको नहीं बतानी चाहिए। सो उनसे कहोगे कि जी ठीक है तुम अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो इसको एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा कोई मेरा मतलब है स्पोर्ट्समैनशिप भी, हाँ जी, वो भी उसका भी मुजाहरा करो। यस, आई वुड लाइक टू आस्क लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम रैप अप कर रहे हैं कि आप ऑडियंस को बताएं कि आप अपनी लेगेसी के बारे में क्या देखते हैं, अपनी लेगेसी को, आपकी लेगेसी क्या होएगी और आप अपने आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे और किस वजह से याद रखे। देखिए हमारी लेगेसी तो यही है कि जी क्रिकेटर हैं कि जी इसी पे याद रखे। तो मुझे देखिए स्कोर बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं, तो बहुत मुझे बात से में ना कोई आपकी मेरे से कहता है कि जी आप 92 में बहुत अच्छा खेले, सुन के अच्छा लगता है, ठीक है, और भी बहुत सारी इनिंग्स हैं, लेकिन जिस टाइम कोई आदमी ये कहता है ना कि जी आप ये मैच विनिंग प्लेयर था, मैन ऑफ द मैच था, परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान टीम को मैच जितवाती थी, ये मेरे लिए सारों से ज़्यादा चीज़ है ना काउंट करती है। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि लोग मुझे मैच विनर के तौर पे याद रखें, क्या बात है, क्योंकि ये जिस टाइम भी परफॉर्मेंस देते तो पाकिस्तान टीम मैच जीतती थी। बिल्कुल। परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर नहीं चाहिए, मैच विनिंग प्लेयर चाहिए आपको। ये थोड़ा सा फर्क है ना, लोग समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो ये मेरे से जिस हम लोग कहते हैं तो मुझे सारों से अच्छी ये वाले अल्फाज लगते हैं। ये नहीं है कि जी आपने जी फलां 100 बहुत अच्छा किया था, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर उस 100 करने के बाद टीम हार गई तो मैं उस 100 को क्या करूं। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इस चीज़ को है ना ज़रा थोड़ा सा काउंट करता हूँ। सो आई नो कि पीपल विल रिमेंबर यू लाइक दिस। और दैट वाज इट इंजी अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग अस, फॉर होस्टिंग अस, एंड फॉर द लवली फूड आल्सो। एंड दिस वाज मीरब ज़ीशान एंड बज़ल मुश्ताक। कीप वॉचिंग समा लाउंज। थैंक यू सो मच।